चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। सर 13 है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हमने स्टार्टिंग की थी। इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ लिया था, याद है सबको। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या जनरेट करना है? मैग्नेटिज्म। उससे पहले हमें मैग्नेटिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज पता तो होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पता तो होनी चाहिए। सर मैग्नेट होता क्या है? वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, एज द केस में भी। क्या मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट ही करती है, रिपेल भी करती है? अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती। आयरन को तो पक्का रिपेल नहीं करती। इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स आयरन, कोबाल्ट, निकल particles when it is suspended freely. It comes to rest in north-south direction. अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, किसी वायर से बांध के, किसी थ्रेड से बांध के, तो जिस पोजीशन पे वो रेस्ट करेगी वो डायरेक्शन कैसी होगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं ये उसे क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? वो सर्टेन एरिया जो मैग्नेट के अराउंड बनता है, जिस पूरे एरिया के अंदर उसकी क्या लग रही होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हो रहा होता है। उस पूरे एरिया को क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होती है, साउथ टू नॉर्थ नहीं होती। बाहर मैग्नेट की, अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें तो वो नॉर्थ टू साउथ फील्ड लाइंस बनती है। अगर हम इनसाइड की बात करें तो साउथ टू नॉर्थ बनती है, जिसकी वजह से वो कंप्लीट सर्कल्स बनाते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? टेस्ला। सर नेक्स्ट चीज पढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे ये देखो, एक मैग्नेट है, नॉर्थ से फील्ड लाइन आ रही है, ओरिजिनेट हो रही है, और इमर्ज कहाँ हो रही है? खत्म कहाँ हो रही है? साउथ के अंदर। तो नॉर्थ से अराइज होंगी और साउथ में एंड होंगी, आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट उल्टा चलेगा, साउथ टू नॉर्थ। सर ये देखो, these are the curved path along which the iron fillings arrange themselves near a bar magnet due to the force of acting on the। ये आपका फेमस एक्सपेरिमेंट भी है सर। क्या आपने आयरन फिलिंग्स ली, एक मैग्नेट के चारों तरफ फैला दिया, तो वो जिस पैटर्न में अरेंज होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड की, हाँ? आपने आयरन फिलिंग्स ली बहुत सारी। सर आयरन फिलिंग्स है क्या? बेसिकली आपने लकड़ी का बुरादा देखा है, मतलब स्मॉल पाउडर लाइक फॉर्म, उसी तरह लकड़ी का। लकड़ी को जब घिसते हैं तो बहुत सारा पाउडर पाउडर निकलता है ना। अब सिमिलरली आयरन का पाउडर लाइक फॉर्म कुछ इस तरीके से, आयरन के पार्टिकल्स मिलते हैं ना, बहुत छोटे छोटे, उन्हें बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स ली आपने, मैग्नेट के चारों तरफ ऐसे करके फैला दी। आपने मैग्नेट के चारों तरफ फैला दी। अब मैग्नेट उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वो लगाएगा तो वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो जाएंगी। अट्रैक्ट करेंगी तो वो पूरा अट्रैक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे तो अट्रैक्शन की वजह से आयरन फिलिंग्स बहुत सारी चिपक जाएंगी। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इसी के आसपास जो आयरन फिलिंग्स है वो इस तरीके से सर्कुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगी। अब सारी तो उसके पास नहीं जा सकती ना, कुछ को तो दूर रहना पड़ेगा उससे, तो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे लाइन बाय लाइन चिपकने नहीं जाती। अब देखो हुआ क्या। तन्मय गया स्कूल में। तन्मय के क्लास में बहुत सारे उसके दोस्त थे। वो बड़े दिनों बाद गया, उससे मिलने आए लोग। अब जब तन्मय यहाँ खड़ा होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे भीड़ लगा के। कुछ लोग तो तन्मय के पास चिपक जाएंगे, गले मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग उन लोगों के ऊपर चिपकेंगे ना। तो यहाँ पे आयरन फीलिंग्स चिपक चुकी है, अब उनके ऊपर आयरन फीलिंग्स आती जाएगी, तो वो एक पैटर्न बनेगा। वही क्या बताते हैं आपको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सभी तुम्हारे पास नहीं आ सकते, भले ही तुम्हारा एरिया कितना ही ज्यादा होगा। तो ये इस वजह से, हाँ, दे आर ऑल्सो कॉल्ड magnetic field lines. These lines always emerge from North Pole and merge at South Pole. Field lines never intersect each other.
हाँ, ये देखो, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये तो पता ही है इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो मैग्नेटिक कंपास को एक बार में दो डायरेक्शन शो करनी पड़ेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करती। सर, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई तो आगे चलें। आपके पास 2 मिनट है, एक बार देखना है देख लो, जल्दी रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। टाइम पास करना। सर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तक हो गया था। अब आते हैं राइट हैंड थंब रूल पे। जिन्हें साइंस ले लिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से पढ़ना इसे। सर होता क्या है, अपना अपना राइट हैंड, उसका जो थंब है वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? करंट की डायरेक्शन में। और जो रैप ऑफ फिंगर्स है, रैप ऑफ फिंगर्स क्या बताएगा आपको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे अगर मैंने यहाँ थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रखा है, तो जो रैप ऑफ फिंगर्स है वो मेरा बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटसाइड द प्लेन। मैंने थंब उल्टा कर दिया, नीचे की तरफ पॉइंट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? इनसाइड द प्लेन। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जो आपका राइट हैंड है उसका थंब हमेशा किसकी डायरेक्शन शो करेगा? करंट की डायरेक्शन। और जो लैप ऑफ फिंगर्स है, जिस तरफ फिंगर्स कर्ल होती है, कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बताएंगे आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब जैसे मैंने ये रखा था, ये मेरा थंब कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट है। रैप ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स कहाँ रैप हो रही है? क्या प्लेन से बाहर आ रही है? प्लेन से बाहर आ रही है, ये प्लेन है, इस प्लेन से बाहर आ रही है मेरी फिंगर्स। नहीं, अंदर जा रही है, इसलिए तो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है ना। तो बाहर आ रही है तो मतलब आउटसाइड द प्लेन। अब मैंने थंब उल्टा कर दिया, अब मेरी फिंगर्स कहाँ जाएंगी? इनसाइड द प्लेन। तो ये डायरेक्शन बताएंगे। सर पढ़ना। This rule states that if a current carrying conductor is held in the right hand in such a way that thumb indicates the direction of, then the curled fingers indicates the direction of magnetic field lines around the conductor. इसी रूल को क्या बोला जाता है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, और मैक्सवेल कॉक्सक्रू रूल। सर कॉक्सक्रू रूल मतलब, अगर आप स्क्रू ड्राइवर लो और उससे स्क्रू टाइट करो, जिस डायरेक्शन में आप स्क्रू टाइट कर रहे हो, जैसे आप इस तरीके से स्क्रू टाइट करोगे, अब ये स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, रैप ऑफ फिंगर्स इस तरीके से। तो इसे स्क्रू रूल से भी समझा जाता है। स्क्रू जिस तरफ टाइट करोगे उस तरफ, या स्क्रू जिस तरफ लूज करोगे उस तरफ आपको डायरेक्शन पता चलेगी। हालांकि अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कि 12th क्लास में दोबारा आएगा सेम चीज, वहां इंपॉर्टेंट है। सर क्यों? क्योंकि वहां पे ना ये रूल इंटरचेंजेबली यूज होता है। सर मतलब क्या है? हम करंट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, 12th क्लास में हम थंब से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं, और रैप ऑफ फिंगर से डायरेक्शन ऑफ करंट शो करते हैं, मतलब इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सर सुनो, आगे आओ। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट एंड डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे कंडक्टर से, जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे कंडक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस। सर जितना ज्यादा मैं करंट बढ़ा दूंगा उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? डिस्टेंस के। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट की। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस की। ये चीज याद रखनी है। सर अब आते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर इंपॉर्टेंट है, हाँ। अब यहाँ से जितनी भी चीजें पढ़ोगे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। सबसे पहले तो यही, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब ये आपने सर्कुलर लूप देखा, इस तरीके का एक फिगर है। अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। मतलब मैं अगर ध्यान से देखूं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी? आउटवर्ड। लेकिन अभी के लिए ये वाला रूल नहीं चलेगा सर, क्योंकि हम आपको किसकी डायरेक्शन में शो कर रहे हैं? करंट की डायरेक्शन। करंट ऐसे है, तो यहाँ से कर्व कैसा बनेगा? ये फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, ये देखो अंदर की तरफ जा रही है। अगर मैं यहाँ पे थंब रखूं अपना, तो थंब की डायरेक्शन ये है, रैप ऑफ फिंगर्स मेरा अंदर की तरफ जा रहा है।
तो ये इस तरफ। सर यहाँ पे तो ये रैप ऑफ फिंगर्स अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से कैसा आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा। मतलब इस वाले पॉइंट पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऐसे करके बाहर आ रहा होगा। तो ये जब कंप्लीट सर्कल बनाएंगे, इससे बाहर की तरफ दिखेगा ये सर्कल आपको, ऐसे करके। सर ऊपर जाओ, ऊपर जैसे ही मैं जाऊंगा, हाँ, इस तरीके से, तो ये डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, इस तरीके के सर्कल बन रहे होंगे। ठीक है सर, जिसको समझ नहीं आ रहा है, अब आपके पास समझने का टाइम बहुत कम बचा है। एज इट इज याद करना। सर क्या याद करना? ये डायग्राम। सर डायग्राम में बनाना क्या है? एक सर्कुलर लूप बनाना है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सर क्वेश्चन किस तरीके का होगा? एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आ गया तो आपको ये चीज बना के आनी है। ये बनाई। पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये चेंज करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव यही है तो इधर नीचे से ऐसे, ऊपर से इस तरीके के सर्कल। सर बीच में आके मिलेंगे नहीं, सेंटर में स्ट्रेट लाइन पास होगी। ठीक है। हम्म। हाँ मतलब इस तरीके से जाएगी ना, सेंटर के लिए तो स्ट्रेट हो जाएगी। सर इस तरीके का डायग्राम शो करके आना। It is represented by concentric circles at every point which becomes larger and larger as we move away. जैसे जैसे आप इस लूप से दूर जाते जाओगे, सर्कल की डायरेक्शन इंक्रीज करती जाएगी, जो सर्कुलर फील्ड है वो इंक्रीज करती जाएगी। सर रेडियस इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करेगी, दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाओगे, जो सर्कल बन रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, उनका साइज बढ़ता जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी हो जाती जाएगी? कम होती जाएगी। सर क्यों? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर, इतनी चीज समझ आई? आगे चले। ये देखो, अब आते हैं सोलिनॉइड पे। पहले आपने एक टर्न पढ़ा, अब आपने एक जैसे कई सारे टर्न्स बना दिए, तो उस फिगर को हमने क्या नाम दिया? सोलिनॉइड। इट इज अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped in the shape of, इंसुलेटेड वायर होती है, सिलेंड्रिकल शेप में आ गई। अब सिलेंड्रिकल शेप में जैसे ही आई ना, वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव करने लगी। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने बार मैग्नेट की पढ़ी थी, सेम रिपीट होंगी कहाँ पे? सोलेनॉइड में। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड नेचर ऑफ द कॉइल मटेरियल। जो मटेरियल आपने यूज किया है उस पर डिपेंड करेगा, जितना करंट आप पास कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, और जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और मटेरियल पर डिपेंड करेगा। जैसे कॉपर है, गुड कंडक्टर है, तो वहां पे करंट ज्यादा फ्लो करेगा। करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिज्म ज्यादा जनरेट होगा। वुड से बना दिया आपने। हाँ किसी भी वायर से बना सकते हो, आप कॉपर से बना सकते हो, सिल्वर से बना सकते हो, एल्यूमिनियम से बना सकते हो। सर रबर से बना सकते हैं। रबर से सिर्फ आप इंसुलेटेड कोटिंग करोगे, वायर नहीं बनती रबर से। सर देखना, तन में बेटा रबर के वायर में कंडक्शन होगा, करंट पास होगा। आपके चर्बी है कि सॉरी इसके लपेट दे। हाँ कवर। ये देखो, नॉर्थ डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी, और साउथ डायरेक्शन में वो एंड होंगी। क्या ये सेम चीज किसमें होती थी? बार मैग्नेट में। और अंदर साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। सर नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। आपके इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से कोई ऐसा कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो। An electromagnet refers to a magnetized solenoid which works as a on the principle of magnetic effect of electric. The magnetic effect continues till the current flows through the, जब तक करंट पास हो रहा है तभी तक मैग्नेटिज्म है। जैसे ही करंट पास होना बंद हो जाएगा, मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। An electromagnet consists of long insulated copper wire wound around a soft iron core
the electromagnet are used in electric motors, electric bells, loudspeakers, etc. Giant electromagnets are also used in cranes and lifts. Cranes और lifts में किस तरीके से यूज हाँ, आपने बड़े बड़े स्क्रैप यार्ड्स मूवीज में देखे होंगे, रियल में तो नहीं देखे होंगे। तो वहां पे जो स्क्रैप उठाया जाता है, बड़े बड़े मैग्नेट से उठाया जाता है। हाँ, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करते हो तब तक वो मैग्नेटाइज करता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तो वो डिमैग्नेटाइज हो जाता है, स्क्रैप वहीं गिर जाता है। तो वो उस तरीके से वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार सोलेनॉइड तक रिवाइज करना, फिर आगे चलते हैं। सर, आगे देखना। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a magnetic force that depends on the current flowing in the conductor, magnetic field, length of the conductor, and direction of the current and the direction of magnetic field. सर, क्या कह गए? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब बेसिकली हुआ क्या, हमने दो चीजें तो पढ़ ली, मैग्नेटिज्म पढ़ा और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। क्या ये दो चीजें ही होती हैं? जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि अगर मैग्नेटिज्म है, अगर इलेक्ट्रिक करंट है, कॉरस्पॉन्डिंगली वहां पे फोर्स भी जनरेट होती है। और ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मैग्नेटिज्म उतनी ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट उतनी ज्यादा फोर्स। सर, इसी को ध्यान में रखने के बाद आपके लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल दिए किसने? फ्लेमिंग ने। जो मैक्सवेल ने राइट हैंड रूल दिया, वहां पे सिर्फ दो ही चीजों की बात हुई थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि मैग्नेटिज्म की वजह, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, या मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। उसके अलावा और भी कंसेप्ट उसे पता नहीं था। लेकिन फर्दर जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़े, रिसर्चेज आगे बढ़ी, वहां पे देखा गया कि इन दो के अलावा एक चीज और आ रही है, उसे क्या बोला हमने? फोर्स। तो फोर्स के लिए फिर एक नया रूल बन गया, लॉ बन गया। Force experienced by the conductor is maximum when the direction of current is at right angle to the direction of magnetic field. जो फोर्स है किसी भी कंडक्टर पे, मैक्सिमम कब होती है? जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तभी जब आपने मैग्नेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल पढ़े होंगे, तो वहां पे जो फिंगर थे वो आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, ताकि मैक्सिमम करंट या फोर्स ड्रॉ की जाए, निकाली जा सके। तो देखना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। जो आपकी मिडल फिंगर है वो क्या बताएगी? करंट। जो आपका थंब है वो क्या बताएगा? मोशन। मोशन मतलब फोर्स। सर, जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, it is used to find out the direction of motion of a current carrying conductor when placed in a magnetic field. ये रूल क्या बताना चाहता है? अगर आपने अपना थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर स्ट्रेच कर रखी है और दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो आपको ये तीन चीजें पता चलेंगी। जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड। जो सेकंड फिंगर है, दैट इज मिडल फिंगर, क्या बताएगी? करंट। और जो थंब है वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स। सर, लेफ्ट हैंड रूल पूछा जाता है, हाँ, बहुत बार पूछा गया है। ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ करना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट्स लिख के आनी होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। सर, राइट हैंड रूल में क्या चेंज आता है? वहां इस करंट की जगह सिर्फ एक चीज लिख दी जाती है, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट है सर। इंड्यूस्ड करंट मतलब आपने शादी पार्टियों में, बाल मंदिर की रामलीला में बड़े बड़े जनरेटर देखे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अपनी मीटर की लाइट तो इतनी खर्च नहीं करेंगे ना वो। तो वो क्या करते हैं? जनरेटर्स यूज करते हैं। वहां पे क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस की जा रही है ना, तो वहां पे इंड्यूस करंट आता है। इंड्यूस का मतलब प्रोड्यूस करना। आपने प्रोवाइड किया या प्रोड्यूस किया, दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप प्रोवाइड करते हो तब आपको फोर्स मिलती है। जब आप प्रोवाइड करते हो तब आपको फोर्स मिलती है। जब आप प्रोड्यूस करते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सर, दोबारा बताओ एग्जांपल। मैंने यहाँ पे फैन चलाया, फैन को मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, प्रोवाइड की है। फैन क्या दे रहा है? फोर्स दे रहा है। फोर्स की वजह से वो रन हुआ ना। रन करने के बाद उसने विंड एनर्जी मुझे प्रोवाइड की। अब जनरेटर में क्या हुआ? मैंने उसमें डीजल वगैरह डाला, उसे रन कराया, उसके बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अलग है, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी अलग है।
जब हम प्रोवाइड करते हैं तो हम लगाते हैं लेफ्ट हैंड रूल, जब हम प्रोड्यूस करते हैं तब हम लगाते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है सर, चलो आओ अब कुछ और कंसेप्ट पे आते हैं। जनरेटर में एक ही बार प्रोवाइड करनी होती है एनर्जी, जनरेटर में एक ही बार प्रोवाइड करनी होती है। मतलब कि तो आप कह रहे हैं डीजल एक ही बार डालना होता है, उसके बाद अपने आप चलता है। जब खत्म हो जाए दोबारा डालना। अच्छा मतलब अब एक बार कई टाइम इसमें आप जैसे ले लेते हैं सर। आओ, दो तरह के करंट आपको पढ़ने हैं सर। क्या, एक तो डीसी है, दूसरा क्या है, एसी। सर, अ करंट दैट ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन थ्रू एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जैसे आपकी जो बैटरीज होती हैं, जो आपके सेल्स होते हैं, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। आपने ग्राफ देखा है कि इस तरीके का कुछ ग्राफ होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता। डीसी में क्या है, सेम ऊपर ही रहेगा ग्राफ। कहाँ रहेगा, जो एक्सिस है उससे ऊपर ही रहेगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन एसी में उल्टा होता है सर। एसी में मतलब एसी में डायरेक्शन चेंज भी होती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ जाता है। तो देखो, इसीलिए ऐसे डिवाइसेस जहां पे आप करंट ऑल्टरेशन अवॉइड करना चाहते हो, जैसे आपके फोन वगैरह है जैसे आपकी लैपटॉप वगैरह है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, रिमोट वगैरह है, वहां पे आप डायरेक्ट करंट फ्लो कराना चाहते हो। वहां पे आप नहीं चाहते कि करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, डीसी करंट यूज करते हैं। सर, जहां पे आप अफोर्ड कर सकते हो कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो, उससे भी उसे कोई फर्क ना पड़े, वहां पे आप क्या यूज करोगे। जैसे फैन के लिए आप एसी यूज करते हो, जो आपके घरों में लाइट आती है, जो आपके मेन वोल्टेज से आती है, मेन मीटर से आती है, वो एसी करंट होता है। एसी और एसी अलग अलग, एसी और एसी अलग अलग, मतलब किसी में भी कोई भी, किसी में भी आप फोन को डायरेक्ट चार्जिंग पे लगा दो, आप चार्जर यूज मत करो। चार्जर क्या करता है, उस एसी को कन्वर्ट कर रहा है डीसी में, ताकि वो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी उसे प्रोवाइड करे जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसी फ्लो में प्रोवाइड करे। अब मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको चीजें समझ आ गई है, और कहीं धीरे हो जाओ, कहीं तेज हो जाओ, फर्क पड़ेगा ना, जैसे उस दिन रिप्रोडक्शन में हुआ था। चलो, an electric current that reverses its direction periodically is called an, जो फ्रीक्वेंसी है एसी इंडियन पावर सप्लाई में कितनी है, अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो तो वहां पे जो सप्लाई है वो कितनी है, 60 हर्ट्ज। सर, एडवांटेज क्या है एसी का ओवर द डीसी, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। आपके बड़े बड़े ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी आती है घर तक, क्या डीसी में आप सेल से इतनी दूर तक एनर्जी पहुंचा सकते हो, शॉर्ट रेंज होती है, तो ये उसकी डिसएडवांटेज है। सर देखो, अब क्या है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब पढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू आवर हाउसेज बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज ऑल्टरनेटिंग करंट। कितने वोल्टेज का आती है और कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। ईच होम इज फिटेड विद टू डिफरेंट सप्लाई, दो सप्लाई होती है 5 एम्पियर की, और जिन अप्लायंसेस को ज्यादा करंट चाहिए 15 एम्पियर यूज करते हैं, जिन अप्लायंसेस को कम करंट चाहिए वो 5 एम्पियर। द 5 एम्पियर सप्लाई कॉल्ड डोमेस्टिक लाइट is used for bulbs, fans, TVs, etc. और 15 एम्पियर सप्लाई कॉल्ड डोमेस्टिक पावर is used for heaters, coolers, एयर कंडीशनर, गीजर्स, etc. तो आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप ये हाई पावर अप्लायंसेस छोटे प्लग्स में लगा देते हो तो प्लग जल जाता है, होता है। हाँ। उसके लिए अलग पावर प्लग्स आते हैं बड़े बड़े। चलिए तरफ, वी कनेक्ट ऑल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट इन पैरेलल। हम सर्किट्स पैरेलल में यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सर, क्यों करते हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, वो तो अलग पॉइंट है। अब जैसे मेरे तीन डिवाइसेस है, ये मेरा बल्ब है, ये मेरी टीवी है, ये मेरा एसी है, ठीक है। अब पैरेलल में यूज करने से अगर हुआ ऐसा कि मुझे जो सप्लाई मिल रही है ना, वो मिल रही है 15 एम्पियर की, एसी काम करेगा, टीवी काम करेगी, बल्ब काम करेगा, बल्ब खराब ही होगा, मतलब काम करेगा ना, 15 एम्पियर मैक्सिमम है, उससे कम भी हो सकती है। अब हुआ क्या, बाय चांस बल्ब का जो फिलामेंट है वो फ्यूज हो गया,
अगर पैरेलल में है तो सिर्फ इसी सर्किट को फर्क पड़ेगा, बाकी दोनों अभी भी काम कर सकते हैं। अगर मैं इसी को सीरीज में कनेक्ट कर देता, बल्ब, टीवी और एसी, अगर बल्ब हाँ हाँ तब भी फर्क पड़ेगा, वो भी सारे टेस्ट। अगर यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आगे पास होगी? नहीं। सर अगर बल्ब मैं लास्ट में लगा दूं तो मेरे पास चमक ज्यादा है। टीवी, एसी और बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो गया, क्या सर्किट कंप्लीट हुआ? सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? तो क्या अब ये काम करेंगे? नहीं। बेटा घर ही जाना, फिर पढ़ना। When two or more appliances are used at the same time, each appliance will be able to draw current as per the requirement. दो करंट है पैरेलल में, दो डिवाइसेस है पैरेलल में, जिसको जितना करंट चाहिए वो अकॉर्डिंगली डिराइव कर सकते हैं। सीरीज में क्या होता है, ओवरऑल सेम करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे अलग अलग करंट, मेरा मैक्सिमम कितना था 15 एम्पियर, तो क्या तीनों ही रन कर पा रहे थे, क्योंकि एसी को 15 चाहिए, टीवी को 5 चाहिए, बल्ब को 5 चाहिए, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगर मुझे एसी रन करना है तो मुझे 15 एम्पियर का करंट फ्लो करना पड़ेगा, और पूरे सर्किट में 15 एम्पियर जाएगा। बल्ब खराब हो सकता है, टीवी खराब हो सकती है, एसी तो चल जाएगा। सर अगर यही दोनों खराब हो जाएंगे फिर एसी कहाँ से चलेगा? वो भी पॉइंट है। सर देखना, when distribution circuit are in parallel, then each circuit operates separately. So if one of the distribution circuit gets overloaded, only the fuse in that will be blown off. सिर्फ उसी का फ्यूज उड़ेगा, बाकी चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट देखना, most of the electrical appliances are connected to the source of electricity by three core flexible cable containing live, neutral and earth wire. जनरली आपने देखा होगा जितने भी अप्लायंसेज है वो थ्री वायर सिस्टम में आते हैं। एक रेड होती है, ब्लैक होती है और ग्रीन होती है। एक लाइव वायर होती है, एक अर्थ वायर होती है, एक न्यूट्रल होती है। सर इनका काम क्या है? छोड़ दो। अर्थ वायर का काम सुन लो, अर्थिंग के लिए यूज की जाती है। जैसे एक्सेस करंट आ गया, वो एक्सेस करंट अर्थ के अंदर चला गया, तो उसके लिए अर्थिंग वाली वायर यूज की जाती है। सर ओवरलोडिंग, आपकी कैपेसिटी थी 2 प्लेट छोले भटूरे खाने की, आपने आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी के चक्कर में 3 प्लेट खा लिए, 4 प्लेट खा लिए। क्या देता तो वैसे ही नहीं, आज जितने दिन मिला है खा लो। ओवरलोडिंग हो जाएगी। सेम अप्लायंसेस के साथ है। The overloading of electric wiring is any circuit due to the flow of large current through it. ज्यादा प्लेट छोले भटूरे खाने की वजह से ओवरलोडिंग हो गई। सर इलेक्ट्रिक फ्यूज, आपने देखा होगा इस तरीके का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, मान लो एक अप्लायंस है जिसे 5 एम्पियर करंट ही चाहिए। अगर आपके घरों में सप्लाई में 5 से ज्यादा करंट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फट नहीं जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ये वायर ब्रेक हो जाती है, जैसी वायर ब्रेक हुई कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो मतलब आगे अप्लायंस तक करंट नहीं पहुंचा। अप्लायंस तक करंट नहीं पहुंचा तो अप्लायंस सेफ बच जाता है। अदरवाइज पहले जब नई नई इलेक्ट्रिसिटी आई थी, हाँ, नई नई इलेक्ट्रिसिटी जब आई थी तो लोगों को फ्यूज के बारे में नहीं पता था, वो डायरेक्ट कनेक्शन करते थे। अब क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा चेंज होता था इनिशियली, तो उस टाइम पे क्या होता था, अप्लायंसेस बहुत ज्यादा खराब होते थे। तो जब भी वोल्टेज चेंज हुआ तो उन लोगों की चांदी हो जाती थी जो रिपेयर का काम करते थे, क्योंकि जैसे वोल्टेज रिपेयरिंग का काम करते थे, टीवी वगैरह रिपेयर करते थे, फैंस वगैरह रिपेयर करते थे, जैसे वोल्टेज चेंज हुआ तभी अप्लायंस खराब, सब पहुंचे उसके पास। अब उसकी मजे बचे, अब वो बिजनेस करेगा। किसकी? डिपेंड करता है ना, अगर 5 एम्पियर का है तो 5 एम्पियर मैक्सिमम है, 15 एम्पियर का है तो 15 एम्पियर मैक्सिमम। जिन अप्लायंसेस को 15 एम्पियर तक का करंट चाहिए तो उनके लिए हम 15 एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं, जिनको 5 एम्पियर चाहिए उनके लिए 5 एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं। A fuse is a piece of thin wire made up of a material having low melting point and high resistance. Fuse wire is made from an alloy of lead and tin. Fuse is always connected in live wire and in series with the electrical circuit to protect from the overloading. Sir, earthing of electrical appliances. Connecting the metallic body of an electrical appliance to the metal plate deep in the earth by the earth wire is called earthing.
So the electrical appliance of the electrical appliance earth wire is used for safety measures to ensure that any leakage of current in a metallic body does not give any serious shock to the user. अगर कोई लीकेज हो जाती है करंट की तो शॉक वगैरह ना मिले, इस वजह से आप अर्थिंग कर देते हो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13। एक बार थियरी पूरी रिवाइज कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? 1/10 पीरियड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला